एक्चुअली जो फील है वो काफी सिमिलर सी भी लग रही है, बट एट द सेम टाइम काफी थोड़ी सी डिफरेंट भी है। ऐसे कलर जो होते हैं दोस्तों, मैं कहूँगा थोड़े प्रीमियम लगते हैं। तो यार ये जो कलर है ना, ये उसको काफी एकदम फ्रेश, काफी ऐसे यूनिक दिखता लग रहा है। कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, काफी लाइक थैंकफुली 11 मैक्स का सपोर्ट है इसमें। ये वाला स्मार्टफोन बेसिकली 5G के अराउंड सेंटर किया जा रहा है। बेसिकली एक डिपेंडेबल 5G फोन की तरह इसको क्रिएट करा है। 11, जी हाँ, 11 अलग-अलग 5G। तो ये है आपके सो कॉल्ड यूट्यूबर्स जो हैं, बिग क्रिएटर्स जो हैं, उनकी रिकमेंडेशन। मतलब इवन यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने डिसअपॉइंट करा है। देखो यहाँ पर मेरी कुछ थ्योरीज हैं दोनों लोगों के लिए। जो मुझे लगता है यूट्यूबर्स ने क्यों ऐसा करा होगा और सैमसंग ने ऐसा क्यों करा है, क्यों इस प्राइस रेंज में इतना घटिया फोन निकाला है। लेकिन उसको जानने से पहले चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है इस फोन के अंदर। 11 5G बैंड्स आपको देखने को मिलते हैं, उसकी सच्चाई क्या है आज की वीडियो में इन सबको जानेंगे। देखो मेरा बताना काम है, आपको जानना और समझना काम है। जानने को तो आप जान सकते हो अगर आप सैमसंग फैन बॉय हो या फिर उन क्रिएटर्स के बहुत बड़े फैन हो, उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपको ये चीज जाननी चाहिए कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है, कैसे कंपनीज इनका फायदा उठाती हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं 2021 के सबसे बेस्ट फोन की, तो इसमें आपको मिलता है एक TFT डिस्प्ले। माना उसमें आप कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज कर लो, उसमें आप सबसे अच्छा ब्राइट पैनल लगा दो, उसमें फोन को बहुत ज्यादा इतना मोटा कर दो, लेकिन स्क्रीन बहुत अच्छी बना दो, लेकिन रहेगी तो फिर भी TFT नहीं चाहिए भाई। कितना भी तुम कॉन्ट्रास्ट रेशियो अच्छा कर लो, 20,000 रुपए तुमने प्राइस देखा अपने फोन का, सोचा था बताने से पहले प्राइस 20,000 रुपए में TFT डिस्प्ले कहीं से कोई बड़ी से बड़ी कंपनी जस्टिफाई नहीं कर सकती। इवन एप्पल भी जस्टिफाई नहीं कर सकता TFT डिस्प्ले अगर वो 20,000 के फोन में देगा तो। नहीं, एप्पल कर सकता है। अगर मैं बात करूं सैमसंग की ही, F22 के अंदर आपको 90 हर्ट्ज का सुपर एमोलेड स्क्रीन मिलता है। ए सीरीज का मतलब होता है ऑसम सीरीज। काहे का ऑसम ये। इसके बाद आपको 20,000 रुपए के अंदर मिलता है डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर। 15,000 से अंदर आपको डायमेंसिटी 800 के रियलमी और नार्जो की तरफ से फोन मिल जाते हैं। लेकिन चलो फिर भी मान लेते हैं आप सैमसंग की वजह से, उसकी ब्रांड वैल्यू की वजह से एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो। यहाँ पर आपको एटलीस्ट डायमेंसिटी 800 तो मिलना चाहिए था। इसके बाद 15 वॉट की चार्जिंग जो है, फास्ट चार्जिंग तो नहीं कहेंगे लेकिन 15 वॉट की जो चार्जिंग है वो एक्सेप्टेबल है। इसके बाद अगर मैं बात करूं One UI कोर, इससे कम दाम के अंदर आपको One UI फुल फ्लेज One UI देखने को मिलता है। यहाँ पर कोर वर्जन मिल रहा है। क्यों? ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर डायमेंसिटी 700 का इस्तेमाल करा गया। अगर वहीं पर कोई अच्छा प्रोसेसर इस्तेमाल करा जाता तो ऑब्वियसली आपको कोर वाला नहीं, एक्चुअल जो One UI है वही देखने को मिलता। अब सैमसंग को ये भी प्रॉमिस करना था ना कि इसको 2 साल तक अपडेट मिलेंगे, जो अगले 2 अपडेट्स आएंगे। अब यहाँ पर ऑब्वियसली 11 के साथ आया है, इसके बाद 12 का अपडेट आ जाएगा 1 साल बाद, उसके बाद 13 का आ जाएगा उसके 1 साल बाद। आपको इसी से तो मतलब है, जल्दी आए ना आए उससे थोड़ी मतलब है आपको। यहाँ पर अगर मैं स्टोरेज की बात करूं, 15,000 के अंदर अगर आपको UFS 2.1 का या 2.0 का स्टोरेज मिलता है, हम उसको क्या कहते हैं कि यार एटलीस्ट UFS 3 का तो मिलना ही चाहिए था। क्रिटिसाइज करते हैं। यहाँ पर आपको eMMC की स्टोरेज देखने को मिलती है। eMMC बेस्ड स्टोरेज UFS से काफी पुरानी टेक्नोलॉजी है और इन टर्म्स ऑफ स्पीड वो भी इतनी ज्यादा नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे, अगर आपने कई वीडियोस देखी होंगी, वहां पर आपको नॉक्स सिक्योरिटी दिखाई देगी, मतलब इंटरफेस में। हो सकता है आप किसी आर्टिकल में पढ़ोगे, किसी की वीडियो में देखोगे, वहां पर दिखाई देगा कि नॉक्स सिक्योरिटी यहाँ पर है। लेकिन मैंने एक क्रिएटर से बात करी, उन्होंने जब सेटिंग वगैरह में जाकर देखा तो वहां पर फिजिकल नॉक्स सिक्योरिटी नहीं है। नॉक्स सिक्योरिटी जो आपके बड़े फोन्स में इस्तेमाल होती है सैमसंग के, जिसमें पर्टिकुलर हार्डवेयर लगा होता है, उसी एल्गोरिदम पर, मतलब उसी कोड्स को लेकर, उसी से एक आइडिया लेकर, मतलब देखो स्टूडेंट ने क्या करा, ये एक पढ़ने वाला स्टूडेंट है, नॉक्स सिक्योरिटी हार्डवेयर वाला, ये कॉपी पेस्ट करने वाला। तो अब इस वाले के तो बेसिक्स पूरे क्लियर है ना, इसको तो सब कुछ आता है। इसने जो भी लिखा इसको उसका रीजन पता था। यहाँ पर जिसने कॉपी करा उसको कुछ भी रीजन नहीं पता, उसने डायरेक्ट वहां से छाप दिया। यही चीज हुई है। नॉक्स सिक्योरिटी जो हार्डवेयर बेस्ड है, उसका एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर लिया गया, उसके बेस पर एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी, वो सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी बना दी गई, उसको नॉक्स का नाम दे दिया गया। क्यों? क्योंकि ए सीरीज है, ए सीरीज सैमसंग की प्रीमियम सीरीज में आती है। अब अगर इसमें भी नॉक्स सिक्योरिटी नहीं देंगे तो फिर उनका नाम खराब होगा ना। तो इस वजह से अब कोई अंदर खोल के तो देखने नहीं वाला कि पर्टिकुलर हार्डवेयर है या फिर नहीं है। तो इतनी सारी, मतलब बहुत डाउन साइड पे डाउन साइड। मैंने देखा यार, क्रिएटर को देख के हंसी आ रही थी मुझे कि क्या बनते जा रहे हैं लोग। प्रीमियम डिवाइस, बैक काफी प्रीमियम लग रहा है, इस
इसका जो मेन सेलिंग पॉइंट है, जो सैमसंग ने सबको जो पर्ची बांटी थी कि आपको ये बोलना है, उसमें उन्होंने कहा था कि भाई देखो तुम्हें सबसे ज्यादा जोर देना है, 6 GB की रैम है और 11 5G बैंड्स आपको देखने को मिलते हैं। इन 11 5G बैंड्स का आप करोगे क्या, अभी बताता हूँ। देखो मैंने आपको कैरियर एग्रीगेशन वाली जो कल वीडियो डाली थी उसमें बताया था कि कैसे जो कंपनीज है वो प्रॉफिट नहीं कमा पा रही, इसलिए हार्डवेयर को इंप्रूव नहीं कर पा रही, इसी वजह से उन्हें कैरियर एग्रीगेशन लाना पड़ा। अगर वो स्टार्टिंग से ही अपना पैसा लगाते तो वो 4G ही इतना अच्छा डिवाइस लेकर आते कि उन्हें कैरियर एग्रीगेशन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन चलो फिर भी जब हम नई टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट होते हैं उससे पहले थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो जाना चाहिए। मान लिया कैरियर एग्रीगेशन आया तो वो काम कैसे करता है कल वाली वीडियो में डिटेल में समझ सकते हो, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ कि बहुत सारे बैंड्स को एक साथ काम में लिया जाता है आपकी स्पीड को बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पर जब 5G आएगा तब इसमें जो मल्टीपल बैंड्स का एडवांटेज हमें कब मिलेगा, जब कैरियर एग्रीगेशन आएगा हमारे 5G के अंदर। अब देखो कल वाली वीडियो अगर आप देख लोगे तो आपको ये बात ज्यादा समझ में आएगी, देख के फिर आना। यहाँ पर आपकी NSA और SA दोनों है। NSA आपकी 4G डिवाइसेस पर ही 5G का काम करेगी, ऐसे आपके 5G अलग से हार्डवेयर बनेंगे। अभी फिलहाल एटलीस्ट 1 से 1.5 साल तक आपको NSA के ऊपर 5G दिया जाएगा, मतलब 4G टावर्स के अंदर से ही आपके 5G की रेडिएशंस को निकाला जाएगा। इवन जो अभी तक जितनी भी टेस्टिंग हुई है ना वो सारी के सारी आपके यही NSA बेस्ड डिवाइसेस पर ही हुई है। तो आपको एटलीस्ट 2 साल तक NSA पर ही सारा कुछ मिलेगा 5G का। अब यहाँ पर इन यूट्यूबर्स की स्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ था कि आपको ये बताना है कि जो आपको नाम के 5G फोन मिल रहे हैं जिसमें 2, 3, 4 बैंड्स केवल मिल रहे हैं, उसके मुकाबले ये काफी फ्यूचर प्रूफ है। तो देखो 1.5 से 2 साल तक वो जो 2-3 बैंड्स है ना वो भी आपके 5G को इजीली चला पाएंगे। ये जो 11 बैंड्स का सिस्टम है ना ये आपका मे बी कह रहा हूँ ये आपका तब काम आएगा जब आपके 5G के ऊपर कैरियर एग्रीगेशन की जरूरत पड़ेगी। अब आप ये लगा लो 2 साल तक तो ये वैसे ही चलेगा NSA पे, उसके बाद SA पे आएगा। मान लो 2 साल और लगेंगे SA पे बिल्कुल बढ़िया चलने में, तो करीब 3 से 4 साल बाद जाकर हमें कहीं कैरियर एग्रीगेशन की जरूरत पड़ सकती है 5G के लिए, या फिर जब हमारा 6G आने वाला होगा तब हमारी रिक्वायरमेंट में भी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि तब जाकर हमें 5G एग्रीगेशन की जरूरत पड़े। तो यहाँ पर क्या आपको लगता है इस घटिया, मैं स्पेशली इस घटिया वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, घटिया हार्डवेयर के साथ ये फोन इवन 2 साल भी अच्छे से चल पाएगा? और वो भी 20,000 के अंदर। ये फोन अगर 15,000 का भी लॉन्च होता ना तब भी एक्सेप्टेबल था, तब भी इसकी बुराइयां होती, लेकिन क्योंकि इसके साथ सैमसंग का नाम जुड़ा हुआ है हम इसे एक्सेप्ट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर ये जो 11 बैंड का सिस्टम दिया है, अगर ये किसी बढ़िया फोन के अंदर दिया होता जो आपका 4, 5 साल 6 साल चलने वाला है तब मान सकते थे कि हाँ बढ़िया काम करा है सैमसंग ने, और ये जो गाड़ी आई है बाहर इसने दिमाग खराब कर रखा है सुबह से। तो इसी वजह से ये 11 5G बैंड का जो चक्कर है वो बिल्कुल नॉनसेंस है, कोई भी सेंस नहीं बना रहा कि इस प्राइस में इतने घटिया हार्डवेयर के साथ इतने सारे बैंड्स देने से किसी का भी फायदा होगा, कस्टमर का तो खैर बिल्कुल ही नहीं होगा। तो फिर यहाँ पर जितने भी ये अलग अलग यूट्यूबर्स हैं क्या सिर्फ पैसे के लिए उन्होंने करा है? यहाँ पर मेरी एक थ्योरी है कि नहीं। देखो पैसे लेकर करना ये चीज कोई गलत बात नहीं है, आप पैसे लो, बोल दो कि भैया मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, अनबॉक्सिंग करो, काम खत्म आपका। रिकमेंड मत करो ना। यहाँ पर अगर मैं बाहर के यूट्यूबर्स की बात करूँ तो ब्रांड्स जो हैं वो यूट्यूबर्स को एज अ मीडिया एजेंसी की तरह समझती हैं। उन्होंने कोई प्रोडक्ट निकाला, लोगों तक वो कैसे पहुंचेगा बेस्ट पॉसिबल वे में, उसके लिए उनके पास यूट्यूबर्स हैं। अब वो फोन कैसा है, अच्छा है, बुरा है, क्या है, वो उन मीडिया ग्रुप का काम है देखना। आपने फोन बना दिया, अब इसके बाद जो मीडिया का काम है वो आपके मार्केटिंग का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इंडिया में यही चीज चल रही है, जो हमारे यूट्यूबर्स हैं कंपनी के लिए वो एक मार्केटिंग का हिस्सा है, वो उनके प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द का यूज करना चाहता हूँ, वो मतलब बीच में जो मिडल मैन होते हैं ना, जो दल्ले होते हैं, उनका काम कर रहे हैं इस टाइम पे यूट्यूबर्स जो है। बड़े क्रिएटर्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने बड़े बड़े स्टूडियोज बनाए हैं। क्यों? वो स्टूडियो कैसे बने हैं? ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत सारा पैसा लिया गया है और यहाँ पर बहुत ज्यादा बायस्ड मीडिया कवरेज करी गई है। अब मैंने आपको पहले बताया ये चीज गलत नहीं है, आप पैसे लो, अनबॉक्सिंग करो, लेकिन रिकमेंड मत करो। अगर सारे के सारे लोग मिलकर ही, मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी है, अगर सारे यूट्यूबर्स एक साथ मिल गए ब्रांड से, उन्होंने इसी फोन के लिए अगर कह दिया होता ना कि भैया कोई नहीं कवर करेगा आपके इस फोन को, कुछ नहीं है इस फोन के अंदर, या तो हमें सिर्फ अनबॉक्सिंग करने दो और कुछ मत कहलवाओ हमसे, या फिर अगर कहलवाना है तो हम इस फोन को कवर नहीं करेंगे। बस ब्रांड्स को अपने आप अकल आएगी अगर ऐसे करने लगे सारे के सारे लोग। लेकिन वो भी ऐसा नहीं कर सकते। पहला, उन्होंने जो इतनी बड़ी टीम हायर करी है उनको पैसे भी देने हैं, उनकी सैलरी देनी है। ऑब्वियसली वो सैलरी कहां से आएगी? यूट्यूब से इतना ज्यादा इनकम तो होता नहीं है, ब्रांड से ही लेने पड़ेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर अगर वो इस फोन के लिए मना कर देते या फिर
इस फोन की गलत बुराई वगैरह कर देते तो यहाँ पर उनको जो अभी 11 तारीख को सैमसंग का अनफोल्ड इवेंट होने वाला है, जहाँ पर गैलेक्सी फोल्ड वगैरह आएंगे, सैमसंग S22 आएगा, आगे के जो फ्लैगशिप फोन्स आएंगे वो इन लोगों को मिलने बंद हो जाएंगे। इस वजह से भी उन्होंने बेचारे उनके क्या है हाथ बंधे पड़े हैं। अगर उन्हें वो फोन चाहिए तो जैसा सैमसंग कहता है वैसा उनका मानते रहो, करते रहो दल्लागिरी। अब यहाँ पर सैमसंग की अगर मैं बात करूं तो ये फोन निकालने का क्या मकसद हो सकता है, उसके मेरी दो थ्योरीज हैं। पहली कि बहुत सारे लोगों को अब 5G का हाइप जो है वो खत्म हो गया था, लोग थोड़े से समझदार हो रहे थे कि भैया 5G जो है वो हमारा बाइंग फैक्टर नहीं होना चाहिए। और जो लोग समझदार नहीं है उनको मैं बता दूं, अगर आप एक फोन देखने जा रहे हो तो 5G जो है वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत नीचे होना चाहिए। पहले अगर आप मीडिया कंज्यूम करना चाहते हो आपके में डिस्प्ले होना चाहिए, अगर आप गेम खेलना चाहते हो प्रोसेसर आपका मेन कंसर्न होना चाहिए, डिस्प्ले आपकी मेन कंसर्न होनी चाहिए, स्पीकर्स, माइक्रोफोन्स, ये सारा कुछ, बिल्ड क्वालिटी, ये आपका मेन कंसर्न होना चाहिए। 5G एक बोनस है, वो आपको उस दाम में जो फोन मिल रहा है उसमें 5G डला हुआ है, ठीक है ले लेंगे, लेकिन ये नहीं कि मुझे फोन लेना है मुझे 5G फोन ही लेना है। अभी अगर आप 4G फोन लेते हो 2 साल तक आपको कोई भी उसका फर्क नहीं पड़ेगा। अब हाँ, एक चीज हो सकती है कि मान लो 1 साल बाद जब आप और आपके दोस्त बैठे हो, आपका दोनों लोग एक मूवी डाउनलोड कर रहे हो, उसकी मूवी डाउनलोड हो गई, 5G फोन है उसके पास, 40 सेकंड में आपकी हो रही है, 1 मिनट में 20 सेकंड का आपको लॉस हो गया। लेकिन यहाँ पर ये भी तो देखो कि उसने ज्यादा पैसे भी तो खर्च करे हैं, आपने पैसे सेव करे। तो यहाँ पर 5G का जो हाइप थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी लोगों के अंदर। अब यहाँ पर कंपनी ने देखा कि बहुत सारी कंपनियां 1, 2, 3, 4 5G के नाम पे मतलब 4 बैंड्स लगा के 5G दे रही हैं, तो इस चीज का फायदा उठाते हैं कि यूट्यूबर्स को बोल देंगे कि ऐसा कह दो 3-4 बैंड्स जो है वो नाम के 5G है, असली 5G फोन यही है, हमारा वाला 11 बैंड वाला 5G फोन असली है। तो इसी वजह से इस चीज को मार्केट करना भी आसान हो जाएगा कि बाकी जो फोन है वो नकली 5G है, हमारा वाला असली 5G है। सिंपल, यहाँ पे भी नंबर गेम आ गया कि 11 5G बैंड्स हैं। तो ये एक थ्योरी हो सकती है। दूसरी थ्योरी क्या हो सकती है, अभी सैमसंग के बारे में कोई बात कर रहा था, कुछ भी हाइप क्रिएट हो रही थी सैमसंग के लिए, कल से पहले तक ना तो ट्विटर पे ना यूट्यूब पे कहीं भी अगर कोई नया फोन आता भी, नॉर्मल सा फोन इस प्राइस रेंज में एज एक्सपेक्टेड उसके साथ स्पेसिफिकेशन के साथ आता, क्या कोई बहुत ज्यादा बात करता है इसके बारे में? जैसे OnePlus का हुआ, पोको F3 GT का हुआ, क्या सैमसंग का होता है? यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर मेरे हिसाब से जो मेरी दूसरी थ्योरी है वो ये कहती है कि सैमसंग ने जानबूझकर इस प्राइस में इतनी घटिया स्पेसिफिकेशन वाला फोन दिया है ताकि उनकी जो मार्केटिंग हो वो अपने आप होने लगे, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। मार्केटिंग इज अ मार्केटिंग। सैमसंग का नाम दोबारा से आने लगा, दोबारा से लोग सैमसंग की बातें करने लगे। अब 11 तारीख को उसका इवेंट है, रिलेवेंट सर्च बढ़ जाएंगे, यूट्यूब पर उनकी वीडियोस का वो बढ़ जाएगा जब लॉन्च इवेंट वगैरह होगा, या अगला जो वो आएगा क्योंकि लोगों ने सैमसंग का सर्च करा होगा कुछ, भले ही क्रिटिसिज्म देखने के लिए, भले ही गालियां देखने के लिए, लेकिन सर्च करा होगा ना। अब जब उनका अगला इवेंट होगा, अगला फोन आएगा, उनके फीड में ही उसकी वीडियोस आएंगी, अलग लोगों की वीडियोस आएंगी। तो यहाँ पर ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज माई पर्सनल थ्योरी। तो बस मुझे उम्मीद है आपको वीडियो सेंस लगी होगी थोड़ी सी। आपको क्या लगता है कि सैमसंग ने इतना घटिया फोन क्यों निकाला? क्या मेरी जो थ्योरी है उसमें कुछ लॉजिक है, या फिर आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है? देखो, ब्रांड पागल नहीं है, वो उसने मुझे तो यही लग रहा है जानबूझ के ही ऐसा करा है। और अगर मैं रिकमेंडेशन की बात करूं तो आपको इसी प्राइस रेंज के अंदर बहुत सारे दूसरे फोन्स भी मिल जाते हैं। Redmi 10T 5G हो गया, Narzo 30 हो गया, Realme 8 हो गया, या फिर अगर आप 20,000 तक ही जाना चाहते हो iQOO Z3 हो गया। ये सारे फोन्स आपको ओवरऑल बहुत बढ़िया वैल्यू देंगे भाई। सैमसंग का ही चाहिए ना, सैमसंग के भी बहुत सारे फोन है 20,000 के अंदर, माना वो 4G फोन है, लेकिन क्या करोगे 5G का? पोको X3 Pro ले लो, 4G फोन है लेकिन उसमें 860 मिलता है भाई 20,000 के अंदर, क्या करोगे 5G का? तो बस हो गया मेरा। मैं आज से पहले मैंने कभी नहीं कहा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि भाई हमें छोटे क्रिएटर्स की ज्यादा जरूरत है। अगर आपको फोन खरीदना है, छोटे क्रिएटर्स की वीडियो देखो, आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।